आज के क्लास में आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि जो टूल लाइफ है, टेलर के द्वारा टूल लाइफ इक्वेशन दिया गया है ना। वहां से स्टार्ट करते हैं कि टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। तो टेलर ने के द्वारा जो थॉट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जब हम लोग अगर हम अपने वर्कशॉप की प्रोडक्शन रेट को अगर बढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा फास्ट कटिंग करना होगा, है ना। कटिंग स्पीड में तेजी लानी होगी। तो अगर हम कटिंग स्पीड को तेजी लाते हैं तो जॉब तो जल्दी जल्दी बनेगा, लेकिन उतनी ही जल्दी हमारा टूल का भी वियर क्या हो जाएगा, उतना जल्दी टूल जो है वियर कर जाएगा। तो फिर हम लोग को इधर पर जॉब तो बनेगा तो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, फिर इधर टूल कॉस्ट बढ़ने लगेगा, है ना। टूल भी एक तरह का एक्सपेंसिव मटेरियल होती है और इसका कॉस्ट ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा रहता है। तो जो हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी देखें तो ज्यादा कटिंग स्पीड बढ़ाने से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो टेलर ने सोचा कि एक ऐसा कटिंग स्पीड होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत कम कटिंग स्पीड रखेंगे तो प्रोडक्शन रेट कम होगा, जॉब धीरे धीरे बनेगा, वो भी हमारे प्रोडक्टिविटी को घटाएगा। अब बहुत ज्यादा कटिंग स्पीड कर दिए, टूल वियर बहुत ज्यादा होने लगेगा तो फिर प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। तो एक ऑप्टिमम कटिंग स्पीड होना चाहिए, जो कि उस ऑप्टिमम कटिंग स्पीड ऐसा हो जो कि उसकी टूल लाइफ जो है वहां पर उसको मैक्सिमम हो, है ना। और प्रोडक्शन भी हमको ठीक ठाक हो। टूल लाइफ मैक्सिमम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि ठीक एक मतलब एवरेज मात्रा में टूल लाइफ भी मिले और हमारा प्रोडक्शन रेट भी एक एवरेज में हो, है ना। तो इन्होंने एक टूल इक्वेशन दिया जो कि कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के बीच का रिलेशन है, जो है भी टी के पावर एन बराबर कांस्टेंट। ये टूल लाइफ, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन है, जहाँ भी क्या है, कटिंग स्पीड है, टी जो है ये टूल लाइफ है, सी क्या है, मशीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है। और एन जो है ये टूल लाइफ एक्सपोनेंट है। ये एन का वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टूल मटेरियल पर। इस एन की वैल्यू को कोई मतलब नहीं होता है वर्क पीस से, है ना। वर्क पीस कोई भी हम लोग मटेरियल का हो, उसको हम काटने के लिए जिस मटेरियल का टूल यूज इस्तेमाल कर रहे हैं उस टूल के मटेरियल पर ये एन की वैल्यू निर्भर करता है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब इसका मान ये है कि जैसे जैसे एन का मान अगर हायर होगा तो इसका मतलब हो गया कि वो इसे टूल के पास जो है हार्डनेस जो होगी वो ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगा, यानी कि वो ज्यादा हार्ड टूल होगा। तो जैसे कि फॉर हाई स्पीड स्टील का है कि एन का वैल्यू जनरली 0.08 से 0.2 तक वेरी करती है। कार्बाइड के लिए 0.2 से 0.6 हो गया, सेरामिक्स के लिए 0.5 से 0.8 है। तो जैसा जैसा उसका हार्डनेस बढ़ते जा रहा है वैसा वैसा एन की वैल्यू बढ़ते जा रही है ना। तो ये चीज है एन का। सी मशीनिंग कांस्टेंट है, ये हमारा डिपेंड करता है किस पर, वर्क पीस पर, ठीक है। किस तरह का वर्क पीस, कौन से मटेरियल का काट रहे हैं, किस मेथड से काट रहे हैं, तो उन सब चीजों पर ये सी जो है वो डिपेंड करता है। तो इसका हम लोग यहाँ से अगर ग्राफ खींचे, टू लाइफ इक्वेशन जो टेलर के द्वारा दिया गया है, भी टी के पावर एन बराबर कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से कटिंग स्पीड बराबर हो जाएगा सी बाय टी के पावर एन। तो यहाँ पर लीनियर नहीं है, यहाँ के पावर में एन है और एन का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 0.08। ये वेरिएशन है यहाँ पर एन का, डिफरेंट डिफरेंट टूल के मटेरियल के लिए अलग अलग एन का वैल्यू है ना। तो इसका जो ग्राफ आती है यहाँ पर वो इस तरह का कर्व आता है। ये कर्व क्या है, तो ये एक हाइपर बोला है ना। तो हाइपरबोला है जो कि ग्राफ है किसके बीच में, तो कटिंग स्पीड और टूल लाइफ। टूल लाइफ मिनट में है और कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इनिशियली अगर हम लोग कटिंग स्पीड को अगर यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, कोई भी एक हम लोग पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर कटिंग स्पीड यहाँ ये मिल रहा है तो टूल लाइफ ये मिल रहा है। फिर हम लोग अगर यहाँ पर ये पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर ये टूल लाइफ है, ये कटिंग स्पीड है ना। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टूल लाइफ थोड़ा सा
इंक्रीज किया है, लेकिन कटिंग स्पीड को हमको काफी ज्यादा यहाँ पर डिक्रीज करना पड़ा है ना, काफी डिक्रीज किए तब थोड़ा सा टूल लाइफ जो है इंक्रीज हुआ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कटिंग स्पीड का, यहाँ पर भी का वैल्यू, मतलब कटिंग स्पीड का एक ऐसा वैल्यू जहाँ के बाद ये कर्व जो है थोड़ा ज्यादा, मतलब स्लोप इसका बहुत कम होने लगा। मतलब हो गया कि थोड़ा सा यहाँ के बाद अगर कटिंग स्पीड घटाएंगे तो टूल लाइफ काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो एक लिमिट तक ही कटिंग स्पीड टूल लाइफ में, जैसे ये पॉइंट है जहां पर कुछ कटिंग स्पीड भी मिल रही है, टूल लाइफ भी मिल रहा है। इसका हम अगर हम लोग दोनों तरफ ln ले लें, इसमें दोनों तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ln vt के पावर n बराबर ln c, है ना। तो ये इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ln v प्लस n ln t बराबर हो जाएगा ln c, है ना। यहाँ पर ln v बराबर हो जाएगा ln c माइनस n ln t। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर t का वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म पूरा इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल ये पूरा टर्म जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। यानी कि ln भी का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से ये लीनियरली है, ln के रूप में ये क्या है, लीनियरली है कि t का बढ़ना v का घटना। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, ln v और ln t के बीच का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर दो डिफरेंट टूल मटेरियल है, एक एक टूल ए है और एक टूल बी है, तो यहाँ पर दोनों का अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इंटरसेप्ट बी का क्या है, ज्यादा है ना, ए का कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो मशीनिंग कांस्टेंट सी का वैल्यू है वो बी के लिए ज्यादा है और ए के लिए कम है। यानी सी जो है, बी जो है वो बी के लिए सी का वैल्यू ज्यादा है और ए, तब इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। एक पॉइंट है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान जितना छोटा होगा, ठीक है, टूल का लाइफ जो है, फास्टर द टूल लाइफ डिक्रीजेज, वो टूल का लाइफ जो है उतनी तेजी से घटेगी। जैसे यहाँ पर हम देख ले तो हाई स्पीड स्टील का एन का वैल्यू क्या है, लोअर है। तो लोअर है तो इसका मतलब हाई स्पीड स्टील का जो टूल है वो, उसका जो टूल लाइफ वो तेजी से घटेगा अगर कटिंग स्पीड को हम बढ़ाएंगे। तो कटिंग स्पीड बढ़ाने से, अगर हम सेरामिक्स भी यूज कर रहे हैं, एक एक टूल सेरामिक्स यूज कर रहे हैं, एक टूल जो है तो हम लोग हाई स्पीड स्टील का यूज कर रहे हैं, दोनों में बराबर अगर हम कटिंग स्पीड को बढ़ाते हैं दोनों में, तो हम देखेंगे कि हाई स्पीड स्टील का जो टूल लाइफ है वो काफी तेजी से घटेगा सेरामिक्स के कंपैरिजन में, है ना। तो ये पॉइंट ये बता रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा पैरामीटर्स है जो टूल लाइफ को इफेक्ट करता है, जैसे इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑन टूल लाइफ। तो सबसे ज्यादा पहला चीज क्या है, कटिंग स्पीड, है ना। ये पैरामीटर है जो टूल लाइफ को इफेक्ट करता है। तो जैसा कि हम बताए और टेलर के एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया कि कटिंग स्पीड को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये टूल लाइफ घटता है। इसका कारण ये है कि जब हायर कटिंग स्पीड होने के कारण जो टेम्परेचर जनरेशन है कहाँ पर, चिप और रेक फेस के सरफेस पर, जो जो चिप और यहाँ से टूल का रेक फेस जो यहाँ पर मौजूद था, है ना, ये चिप है। तो यहाँ पर जो दोनों का हीट जनरेशन है वो काफी जो है तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। कटिंग स्पीड बढ़ने से ये हीट का जनरेशन काफी तेजी से होगा, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ेगा। तो टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि टूल का वियर जो है तो ज्यादा स्पीड में होने लगेगा। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण फेलाइट पॉकेट का है। जैसा कि फेलाइट पॉकेट बताएं कि कोई भी वर्क पीस को जब हम लोग कास्टिंग करते हैं या फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं या एलॉइंग करते हैं, तो कुछ रीजन ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर कुछ इम्प्यूरिटी के मौजूदगी के कारण, यानी कहीं पर इम्प्यूरिटी अगर ज्यादा डेंसली मौजूद हो गया, तो कोई कोई पार्ट ऐसा होता है जिसका हार्डनेस जो है वो जनरल उसके भाग से, जैसे कि ये पूरा वर्क पीस है तो यहाँ का मटेरियल का जो हार्डनेस होगा उसके कंपैरिजन में फेलाइट पॉकेट का हार्डनेस काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो जब टूल का टिप इस तरह के फेलाइट पॉकेट से यहाँ टकराती है तो टूल का टिप यहाँ टूटने का ज्यादा चांसेज रहता है और वो टूट जाता है जब फेलाइट पॉकेट
से टकराने के बाद। तो अगर हायर कटिंग स्पीड यहाँ पर हायर है, मतलब टूल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वो उतना ही तेजी से फेलाइट पॉकेट को वो स्ट्राइक करेगा, उतनी ही तेजी से इसकी वियरिंग होगा। तो इन दो कारणों के कारण जो है कटिंग स्पीड का बढ़ने से टूल लाइफ घट जाता है। कौन कौन कारण से? एक तो टेम्परेचर का बढ़ जाने से, और दूसरा फेलाइट पॉकेट के ऊपर इम्पैक्ट होने से टूल का जो वियर है वो बढ़ जाता है, यानी हम बोलेंगे तो टूल लाइफ जो है वो घट जाता है। दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो है फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, है ना। अब इसमें भी सेम चीज है कि अगर हम फीड रेट को बढ़ाएंगे या डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाएंगे, तो दोनों को ही इंक्रीज होने से टूल लाइफ जो होती है डिक्रीज होता है। क्यों? तो क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है कटिंग फोर्स की वैल्यू को, ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है ना। तो इसीलिए कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, तीनों ऐसा पैरामीटर है जिसके कारण अगर इंक्रीज होने से टूल लाइफ जो है घटती है। तो एक इम्पिरिकल रिलेशन दिया है इन सब के बीच में। तो ये इम्पिरिकल रिलेशन हर जगह यूज नहीं होगा, लेकिन एक आइडिया के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि भी जो है यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टूल लाइफ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फीड रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, और डेप्थ ऑफ कट का, है ना। यहाँ पर टी जो है वो टूल लाइफ है, एफ जो है ये फीड रेट है, टी जो है यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट है। तीनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि इन तीनों के बढ़ने से ये टर्म जो है वो घटेगा। ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और टर्म है, जैसे कि साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो इसमें कहते हैं कि अगर वर्क पीस के पास फाइन ग्रेन साइज है, देखिए दो तरह का साइज होता है जनरली कोई भी मटेरियल के पास, एक होता है फाइन ग्रेन और एक होता है कोर्स ग्रेन। ठीक है। तो फाइन ग्रेन जो होता है वो मोर, मतलब हार्डनेस, उसकी वैल्यू जो होती है हार्डनेस वैल्यू वो ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेन के कंपैरिजन में ये मोर होता है। तो अब ये है कि जिसके पास फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्ट्रोंगर एंड हार्डर मटेरियल होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर वर्क पीस के पास अगर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है, तो फिर टूल, तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क पीस के पास स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? टूल लाइफ को डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि वहां पर टूल लाइफ क्या होगा, क्योंकि ऐसे मटेरियल को काटने के लिए अगर हम टूल इस्तेमाल करते हैं तो फिर टूल लाइफ वहां घटेगा। लेकिन अगर हमारा कोई टूल मटेरियल है वो उसके पास अगर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है, फाइन ग्रेन है, तो इसका मतलब टूल मटेरियल के पास मोर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ जो है तो वो मोर है। तो इस केस में क्या होगा कि टूल का वियर कम होगा, यानी टूल लाइफ जो है इंक्रीज करेगा। तो याद रखेंगे कि जिस, अगर वर्क पीस के पास फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा तो टूल लाइफ घटेगी, अगर टूल मटेरियल के पास फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा तो टूल लाइफ जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि बाय इंक्रीजिंग द इंटरमिटेंट कट टूल लाइफ डिक्रीजेज। इंटरमिटेंट कट होता है कि हम लोग थोड़ा सा लेंथ काट दिए, फिर हम लोग टूल को हटा लिए, फिर हम लोग काटे, फिर हटा लिए। ठीक है। तो जैसे है कि अगर इतना लंबाई के वर्क पीस काट रहे हैं, अगर इसको हम एक सीरियली में काटते रह गए, वो लगातार कंटिन्यूअसली काटते रह गए वो, और इसको या फिर हम लोग दो तीन स्टेप में, यानी कि यहाँ से पहले यहाँ तक काटे, फिर जो है तो मतलब टूल को हटाए, फिर टूल को लगाए, फिर यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को काटे, फिर यहाँ तक काटे, फिर तब यहाँ तक काटे। तो इस तरह का कट जो है ये इंटरमिटेंट कट है। तो सेम लेंथ का वर्क पीस है, अगर उसको हम इंटरमिटेंट कट करते हैं तो टूल लाइफ जो है वो घट जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो मेनली जो हमको ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में पूछा जाता है कि वही कटिंग स्पीड, फीट, डेप्थ के आधार पर जो है टूल लाइफ का इफेक्ट। तो इफेक्ट जो पैरामीटर का है टूल लाइफ का, है ना,
सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो कटिंग स्पीड का होता है, फिर फीड का होता है, फिर डेप्थ ऑफ कट का होता है। ये ऑर्डर को याद रखेंगे, ये कई बार हम मतलब एग्जाम में पूछ चुका है और इससे लगभग क्वेश्चन जो है आते रहता है। तो टूल लाइफ के ऊपर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पैरामीटर का वो ऑर्डर है। कटिंग स्पीड के मतलब वेरिएशन से, यानी टूल लाइफ जो है कटिंग स्पीड के साथ ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी इसके बढ़ने घटने से उसका जो टूल लाइफ है वो ज्यादा बढ़ता घटता है। वही मीडियम में फीड हो गया है ना, और उससे थोड़ा कम डेप्थ ऑफ कट हो गया। डेप्थ ऑफ कट में भी ये थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। इस दोनों के कंपैरिजन के रूप में हम देख रहे हैं। हालांकि ये तीनों ही टूल लाइफ, तीनों का ही बढ़ना टूल लाइफ को घटाता है, लेकिन इसी में हम कंपैरिजन करें कि अगर कटिंग स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो टूल लाइफ ज्यादा घटेगा, फीड उससे कम करेगा, और डेप्थ ऑफ कट फिर उससे भी कम, तो ज्यादा इफेक्ट कटिंग स्पीड का होता है। इसके बाद है एक टर्म आता है मशीनियाबिलिटी। मशीनियाबिलिटी अब किसको कहते हैं? कोई भी मटेरियल अगर मशीनिएबल है, हम ऐसे सिंपल टर्म में कई बार यूज कर देते हैं कि मतलब आयरन एक मशीनिएबल मटेरियल है। हमारे पास मान लीजिए कि आयरन कॉपर, ठीक है, ये दोनों मटेरियल दे दिया जाए और पूछेगा कि इन दोनों मटेरियल में कौन ज्यादा मशीनिएबल है। ठीक है, तो मशीनिएबल टर्म जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो उसके टूल लाइफ से, वो उसके सरफेस फिनिश से, उसके कटिंग फोर्स से। अब हम क्या करेंगे, दोनों को, दोनों ही वर्क पीस के सेम साइज का वर्क पीस, सेम तरह का सब कुछ, साइज लेंथ में मतलब ज्योमेट्री रूप से दोनों सेम है, सिर्फ क्या है मटेरियल अलग है, एक आयरन है कॉपर है। दोनों को हम सेम तरह के मशीन पर ले जाएंगे और दोनों को काटने के लिए हम सेम तरह का टूल का इस्तेमाल करेंगे, और देखेंगे कि जो जिस दोनों के कटिंग में जिसका टूल लाइफ जो है वो ज्यादा आया, ठीक है, वो ज्यादा मशीनिएबल होगा। अगर हमको मान लेते हैं कि आयरन को कटिंग करने में हमको मतलब टूल लाइफ ज्यादा आया, और कॉपर को कटिंग करने में टूल लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया, इसका मतलब आयरन जो है वो ज्यादा मशीनिएबल है। दूसरा टर्म जो है सरफेस फिनिश से देखेंगे। अब सब कुछ इसके पास सेम है, सेम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कट करने के लिए, सेम मशीन है, सेम तरह का वर्क पीस साइज है, सिर्फ वर्क पीस मटेरियल अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो फिर जो ज्यादा अच्छा से सरफेस फिनिश देगा वो ज्यादा मशीनिएबल है। अगर आयरन अच्छा सरफेस फिनिश दिया सेम ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो आयरन मोर मशीनिएबल हुआ, या फिर कॉपर दिया तो कॉपर मोर मशीनिएबल हुआ। जो गुड फिनिश देगा वो मोर मशीनिएबल होगा। तीसरा टर्म कटिंग फोर्स का है। कटिंग फोर्स में है कि अब दोनों मटेरियल को फिर सेम तरह के ऑपरेटिंग कंडीशन पे रख दिए, सेम टूल यूज कर दिए। अब है कि दोनों को कटिंग करने में जिसमें हमको कम फोर्स देने की जरूरत पड़ गई वो ज्यादा मशीनिएबल है ना। आयरन को काटने में अगर हमको कम कटिंग फोर्स लगा तो आयरन जो है वो मोर मशीनिएबल है, या कॉपर को काटने में अगर ज्यादा कम फोर्स लगा, कटिंग फोर्स की वैल्यू कम लगा, तो कॉपर मोर मशीनिएबल है। तो इस तरह से हम उससे कंपैरिजन करते हैं कि कौन किसकी मशीनियाबिलिटी गुण जो है वो कैसा है। तो वैसे मशीनियाबिलिटी गुण को हम डिफाइन करने के लिए, यानी कि उसको मैथमेटिकल रूप में शो करने के लिए एक मशीनियाबिलिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, मशीनियाबिलिटी इंडेक्स जो है ये बराबर होता है VT/VS गुने 100, यानी कि इसको परसेंटेज के रूप में हम लोग निकालते हैं। तो VT क्या है? तो VT यहाँ पर कटिंग स्पीड ऑफ मेटल, कोई भी मेटल का कटिंग स्पीड फॉर 1 मिनट टूल लाइफ, जिसमें जिसको हम लोग मतलब इतना कटिंग स्पीड दे कि टूल लाइफ उसका 1 ही मिनट का हो। ठीक है, और ये कोई भी मेटल का कटिंग स्पीड है ना। लेकिन VS क्या है? तो VS है ये एक स्टैंडर्ड मेटल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जैसे कि एक आइडियल मेटल को हम लोग बात करें, तो VS एक कटिंग स्पीड है कोई एक स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील का, जिसमें कटिंग फोर्स सबसे मिनिमम होता है काटने में, वो एक फ्री कटिंग स्टील है। तो
कटिंग स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील, इसमें भी टूल लाइफ कितना 1 मिनट का है। 1 मिनट टूल लाइफ के लिए जितना कटिंग स्पीड हो गया है ना, तो वो VS हो गया। तो VS ये स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील है, जिसको हम आइडियल के रूप में यहाँ पर एज्यूम करते हैं, है ना। इसमें सबसे मिनिमम जो है तो कटिंग फोर्स लगता है, इसमें कटिंग फोर्स जो है वो सबसे मिनिमम होता है। और इसमें है कि ये मेटल में मतलब कोई कटिंग स्पीड है, कोई भी मेटल जिसको हम कटिंग कर रहे हैं उसका कटिंग स्पीड 1 मिनट टूल लाइफ के लिए। और यही दोनों का रेशियो अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में आएगा, यही कहलाता है मशीनिएबिलिटी इंडेक्स। तो अब मशीनिएबिलिटी इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा मशीनिएबल मटेरियल है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है कि स्टेनलेस स्टील का मशीनिएबिलिटी इंडेक्स 25 है, लो कार्बन स्टील का 55 से 65 है ना, ये रेंज है। तो हम देख रहे हैं क्या कि सबसे मिनिमम वैल्यू स्टेनलेस स्टील का है, तो इसका मतलब है कि इसकी मशीनिएबिलिटी गुण जो है वो पुअर है। वो मतलब इस मटेरियल को जब हम कटिंग करने के लिए ले जाएंगे तो एक ना तो टूल लाइफ भी हमको कम मिलेगा, कटिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगा, सरफेस फिनिश भी उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। लेकिन जिसका जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम एलॉय या एल्युमिनियम एलॉय जहाँ पर 300 से 1500, 500 से 2-2000 तक है, तो अब इसका मशीनिएबिलिटी इंडेक्स जो है काफी ज्यादा वैल्यू है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मोर मशीनिएबल है, इसको हम कटिंग करेंगे तो फिर वो कम हमको फोर्स लगेगा, टूल लाइफ ज्यादा मिलेगा, सरफेस फिनिश अच्छा मिलेगा। तो ये चीज हो गया, हम लोग मशीनिएबिलिटी इंडेक्स से मशीनिएबिलिटी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग का इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि हम बताएं कि हम लोग जब भी यहाँ पर मेटल कटिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि मशीनिंग प्रोसेस है, यानी कि जॉब को हम कहाँ पर अपने वर्कशॉप में ले जा करके और डिफरेंट डिफरेंट मशीन के ऊपर हम उसको कटिंग करके और उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, है ना। तो हमारा वहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां पर ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा जॉब को, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा जॉब को बनाएं, एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा है कि हमारा टूल का वियर भी कम हो, कम से कम टूल घिसे। तो जैसा कि कटिंग स्पीड है, यानी भी का मान है कि भी की मान को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टूल लाइफ डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर प्रोडक्शन रेट जो है जो वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा जॉब जो है, जॉब तो हमको ज्यादा संख्या में बनेगा कम समय में, ठीक है। हम लोग भर दिन का एग्जांपल ले लें, एक डे का एग्जांपल ले लें कि एक दिन में एक वर्कशॉप से अगर मान लीजिए कि 1000 जॉब तैयार हो रहा है, जब कटिंग स्पीड का मान भी है ना, और तो उसमें टूल लाइफ हमको इतना मिल रहा है। वही हम अगर कटिंग स्पीड को रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि हमको 600 जॉब एक दिन में बन पाए, है ना, कटिंग स्पीड घटाने से। तो लेकिन इसमें क्या होगा कि टूल जो है तो वो कम चेंज करना पड़ेगा, मतलब टूल लाइफ फिर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि हम अगर कटिंग स्पीड को इंक्रीज किए तो प्रोडक्शन बढ़ा तो टूल लाइफ घट गया, और अगर हम कटिंग स्पीड को कम किए तो टूल लाइफ बढ़ा तो हमको प्रोडक्शन जो है वो घट गया। तो एक ऑप्टिमम कटिंग स्पीड होना चाहिए जहां पर हमको एक मतलब ठीक ठाक प्रोडक्शन भी ठीक ठाक, मतलब जॉब भी बन जाए और टूल भी हमारा उतनी ज्यादा वियर ना हो। जैसा कि यहाँ पर हम लोग को एक ग्राफ दिख रहा है कि ये एक ग्राफ में है कि एक साइड में कॉस्ट पर पीस है, एक पीस का कॉस्ट, कोई भी एक जॉब तैयार कर रहे हैं उसका कॉस्ट को हम इस पे दिखा रहे हैं, और यहाँ पर नीचे जो है एक्स एक्सिस पर कटिंग स्पीड को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मशीनिंग कॉस्ट है, ये ग्राफ, ये जो लाइन हमको आ रहा है यहाँ से, ये क्या है, मशीनिंग कॉस्ट है। मशीनिंग मतलब हो गया कि टूल और वर्क पीस के बीच का ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हम देख रहे हैं क्या कि कटिंग स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ जॉब जो है वो ज्यादा तैयार होगा, तो पर पीस का जो कॉस्ट हो जाएगा वो घट जाएगा, ठीक है।
पर पीस कॉस्ट क्या होगा, घटेगा, है ना। तो कटिंग स्पीड बढ़ाने से मशीनिंग कॉस्ट जो है वो घटता है, यानी तो इस कारण से पर प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कम आएगा। लेकिन अगर हम कटिंग स्पीड को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टूल चेंजिंग कॉस्ट, मतलब बार बार हमको हमारा टूल घिसेगा और टूल को बार बार हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अब चेंज करेंगे तो स्वाभाविक है कि अब टूल का भी जो कॉस्ट होगा हम तो अपने जॉब पे ही उसको भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन से हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए तो हम सब तरह के कॉस्ट को मिला करके हमारा जितना खर्चा हो गया, है ना, उससे हम थोड़ा सा ज्यादा दाम लेकर के अपनी प्रॉफिट को जोड़ करके तब उसका सेलिंग प्राइस देते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो टूल चेंजिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगा, और टूल रीग्रिंडिंग कॉस्ट भी, बार बार टूल घिसेगा, टूल को चेंज करना पड़ेगा, टूल को फिर से रीग्रिंड करना पड़ेगा, तो ये दोनों कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हम ओवरऑल कॉस्ट देखें, जब इसका ग्राफ हम लोग देखें टोटल कॉस्ट पर पीस जो है, कि इनिशियली कटिंग स्पीड को बढ़ाने से ये टोटल कॉस्ट पर पीस जो है वो घटते जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ है, यहाँ पर मशीनिंग कॉस्ट के घटने के कारण जो पर पीस कॉस्ट है वो घटते चला गया, है ना। लेकिन उस समय टूल वियर हमको थोड़ा सा कम हो रहा था, है ना। लेकिन जब एक लिमिट से ज्यादा हम कटिंग स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि टूल वियर अब ज्यादा होने लगेगा, जितना हमको जॉब नहीं बन रहा है उससे ज्यादा हमको टूल में खर्चा लग रहा है, फिर से टोटल कॉस्ट पर पीस जो है वो इंक्रीज करने लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे मिनिमम पॉइंट जो है पी है, पी जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल कॉस्ट जो पर पीस है वो सबसे मिनिमम है। तो हमारे प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम से कम करें ताकि वो मार्केट में अच्छा बिके, है ना। क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है, अगर हम अच्छा प्रोडक्ट को अगर लेस कॉस्ट पे अवेलेबल कराते हैं तो कस्टमर जो है उसको ज्यादा खरीदेगा, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि टोटल जो ये कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम हो, तो ये पॉइंट पी है। तो इसी पी के करस्पॉन्डिंग जो कटिंग स्पीड है यही हमारा ऑप्टिमम कटिंग स्पीड कहलाता है, यानी कि ऑप्टिमम ऐसा कटिंग स्पीड जहां पर टोटल कॉस्ट पर पीस क्या हो, मिनिमम हो, वैसा स्पीड को ही ऑप्टिमम कटिंग स्पीड कहते हैं। और इस ऑप्टिमम कटिंग स्पीड पर जो टूल लाइफ होगा, इस पर जो टूल लाइफ होगा वही हमारा ऑप्टिमम टूल लाइफ कहलाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें यहाँ से आ गया, है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एक और ग्राफ में दिखाया गया है VT का इक्वेशन लेकर के। ठीक है, वही टूल लाइफ इक्वेशन जो टेलर इक्वेशन है, VT के पावर n बराबर कांस्टेंट। तो ये दिखाया है कि ये कार्बन स्टील टूल है, ये हाई स्पीड टूल है, मतलब हार्डनेस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कार्बन स्टील टूल सबसे लो हार्डनेस का हो गया इसके कंपैरिजन में, हाई स्पीड स्टील उससे ज्यादा हार्ड हुआ, कार्बाइड टूल उससे ज्यादा हार्ड हुआ, सेरामिक टूल उससे ज्यादा हार्ड हुआ, है ना। ये सब का ग्राफ है कि किस तरह से कटिंग स्पीड को बढ़ाने से टूल लाइफ जो है वो बढ़ती है ना, या घटाने से। यहाँ पर सब ग्राफ जो है स्लोप नीचे की ओर है, मतलब टूल लाइफ जो है बढ़ रहा है कटिंग स्पीड को घटाने से। अब हम लोग प्रोडक्शन के अंदर जाते हैं तो प्रोडक्शन में अंदर में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होता है। यहाँ पर एक कॉस्ट और भी है जो ये नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है। नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट का लाइन सीधा सीधा हॉरिजेंटल है। नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट में मतलब ये हो गया कि इस कॉस्ट को प्रोडक्शन से कोई मतलब होता नहीं है। जैसे हमारा हो गया कि बिल्डिंग का रेंट हो गया, बिल्डिंग रेंट क्या है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट से बाहर है, यानी कि इसको, ये जॉब से इसको कोई मतलब नहीं है। हम अगर हम महीना में वर्कशॉप को चलाएं या ना चलाएं, बिल्डिंग रेंट जो है वो हमको जितना मंथली है उतना लगेगा ही। ठीक है, साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई हम लोग वॉचमैन रख लिए, है ना, वो हो गया, कोई एडवर्टाइज पे हम लोग खर्च कर दिए, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट होता है जिसको
मतलब जॉब से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्टिव कॉस्ट हो गया कि जॉब को तैयार करने में जो हमको खर्चा पड़ता है, उसमें हमको टूल लगा, मेन पावर लग गया, है ना। उसके बाद जो है और भी मेन पावर टूल हो गया, कोई लुब्रिकेंट यूज किए वो लग गया, है ना। इस तरह का कटिंग फोर्स के लिए हम एनर्जी दिए, वो हमारा यूज हुआ, तो ये सब प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है ना। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। तो जैसे एक मेन पावर कॉस्ट तो हो गया कि जितना लेबर उसमें वर्क कर रहा है वो हो गया, मतलब मेन पावर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद सीएम यहाँ पर एक यूज कर रहे हैं, मशीनिंग कॉस्ट इन आरएस पर यूनिट टाइम। मशीनिंग कॉस्ट मतलब हो गया कि टूल और वर्क पीस का ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया कि जिस समय टूल का यूज हम लोग वर्क पीस को कटिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, उस समय जो हमारा कॉस्ट जो भी लग रहा है ना, वो मशीनिंग कॉस्ट कहलाता है। मशीनिंग ऑपरेशन करने में मतलब जब हमारा कटिंग शुरू है तब, ऐसा नहीं है कि मशीन चालू है और हमारा हम टूल को हटाए हुए हैं, कटिंग नहीं हो रहा है, चिप नहीं निकल रहा है, तो फिर वो टाइम नहीं जुड़ाएगा, है ना। वो टाइम को हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे मशीनिंग कॉस्ट में। मशीनिंग कॉस्ट में मतलब हो गया कि एक्चुअल टाइम जो कि टूल वर्क पीस को कट कर रहा है उस समय का, ठीक है। तो ये टीएम को हम मान लेते हैं मशीनिंग टाइम। ये वैसा समय हुआ जिस समय में टूल जो है वर्क पीस को काट रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वर्क पीस को एल लेंथ को, ये इसका एल लेंथ है, यहाँ पर टूल कटिंग करना शुरू किया, है ना। और इसका फीड जो है एफ है, और एन इसका क्या है, वर्क पीस का मान लेते हैं कि आरपीएम है ना। तो यहाँ पर टाइम बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, यही ना होता है, दूरी बटा जो हम लोग स्पीड कहते हैं वो। तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस एल को कट किया, और इसका जो वेलोसिटी हो गया वो एफ इंटू एन, है ना। एफ क्या है, फीड है, और एन क्या है, रिवॉल्यूशन, है ना। एफ का यूनिट होता है एमएम पर रिवॉल्यूशन, और इसको गुना कर देंगे रिवॉल्यूशन पर मिनट से, है ना। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, है ना, एफ इंटू एन का जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा एमएम पर मिनट। यही तो हमारा कटिंग स्पीड है। तो कटिंग स्पीड एफ एन, तो टीएम बराबर हो जाएगा एल बाय एफ एन। ये एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ठीक है। v बराबर पाई डी एन होता है ना। पाई डी एन बाय 60 अगर मीटर पर सेकेंड कर रहे हैं तो ऐसे, मीटर पर मिनट है तो v बराबर पाई डी एन। तो यहाँ से n का मान निकाल लेंगे तो v बराबर v बाय पाई डी हो जाएगा। तो ये n का मान हम लोग यहाँ tm में पुट कर देते हैं, तो tm बराबर क्या आ गया, पाई डी एल बाय एफ भी। मशीनिंग टाइम का जो फॉर्मूला हो गया ये हमारा क्या आ गया, पाई डी एल बाय एफ भी, ये चीज हो गया। इसके बाद देखिए कि और क्या कॉस्ट होता है कि मशीनिंग कॉस्ट हो गया, हमको जॉब को हैंडल करने का कॉस्ट हो गया। उसके बाद जो है टूल मटेरियल मान लीजिए खराब हो गया तो टूल को चेंज करने का कॉस्ट हो जाता है, टूल के मटेरियल का कॉस्ट हो जाता है। फिर उस टूल को जिस ग्राइंडिंग मशीन पर ले जाते हैं रीग्रिंड करने के लिए, तो फिर उस ग्राइंडिंग मशीन का जो ग्राइंडर है वो भी तो खराब होता है, फिर उसका भी कॉस्ट जुड़ेगा, है ना। कुछ आइडल कॉस्ट होता है। आइडल कॉस्ट मतलब हो गया कि मशीन चल रहा है और हमारा कटिंग नहीं हो रहा है। हम लोग मान लीजिए मशीन चालू है, हम वर्क पीस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठीक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये, है ना। या फिर मान लीजिए कोई वर्कर जो है चाय पीने लग जाता है चालू छोड़ के, अब फिर जा करके मतलब कुछ समय बाद जाके फिर कटिंग करना शुरू करता है। तो ये सब एक आइडल कॉस्ट है जिसमें ऑपरेशन तो चालू है लेकिन कटिंग हो नहीं रहा है। टूल मटेरियल का कॉस्ट हो गया जो वियर हो रहा है लगातार, है ना। तो यहाँ पर C1 जो है ये मशीनिंग कॉस्ट है, तो मशीनिंग कॉस्ट बराबर होता है CM। CM क्या है, तो यहाँ पर बता दिए मशीनिंग कॉस्ट इन RS पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम का जितना मशीनिंग कॉस्ट है वो CM है, और उसको TM से गुना कर देंगे तो टोटल मशीनिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीज उतना याद रखने वाला यहाँ पर है नहीं, ये सब उतना पूछता नहीं है, इसका फाइनल कंक्लूजन ही पूछता है। आइडल कॉस्ट में जो है
फिर C2 है, ये CM मशीनिंग टाइम हो गया, है ना। और ये TH है आइडल टाइम पर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को बनाने में आइडल टाइम कितना लगता है। आइडल टाइम मतलब ऐसा टाइम जहां जिस समय एक्चुअल कटिंग नहीं हो रहा है, तो वो CM इंटू TH हो गया। फिर टूल कॉस्ट जो हो गया, C3 का मान है ये CE इंटू TM/T। TM क्या है, मशीनिंग टाइम है, और T क्या है, टूल लाइफ है। ठीक है, तो ये जो ग्रिंडिंग कॉस्ट है टूल CE यहाँ पर कॉस्ट पर रीग्रिंड है, यानी एक रीग्रिंड करने में कॉस्ट, यानी CE जो है ये बराबर है टूल मटेरियल कॉस्ट प्लस ग्रिंडिंग किए हैं, तो ग्रिंडिंग में भी तो ग्राइंडर मशीन का टूल लॉस हुआ है ना, ग्राइंडर का भी कुछ न कुछ घिसा है, तो वो भी कॉस्ट जोड़ेंगे, तो ये हो गया। चौथा हो गया कि टूल चेंजिंग कॉस्ट, टूल को चेंज करने में हमको समय लगा, उसको खोलने में, इंस्टॉल करने में, तो वो C4 हो गया। और C4 बराबर होता है CM इंटू TM/T इंटू TC। TC क्या है, तो ये टूल चेंजिंग टाइम है, जितना समय लगा चेंज करने में। ठीक है, तो ये ओवरऑल, तो सब मिला के टोटल कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी कि मशीनिंग कॉस्ट, आइडल कॉस्ट, और ये टूल कॉस्ट, और फिर टूल चेंजिंग कॉस्ट, ये चीज हो गया। तो इसको अगर हमको सब मिला के मिनिमम कॉस्ट हो, तो इसके लिए ये डिफ्रेंसिएशन कर किया कटिंग स्पीड के साथ, तो ये सब हमें जरूरत नहीं है। हम लास्ट यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे कि ऑप्टिमम स्पीड जो आती है वो ये फॉर्मूला आता है C/CE/CM प्लस TC इंटू 1/n-1/n। C क्या है, मशीनिंग कांस्टेंट है। CE जो अभी हम लोग बताए कि ये रीग्रिंडिंग कॉस्ट है। CM मशीनिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम है। TC टूल चेंजिंग टाइम है। N जो है जो टूल लाइफ एक्सपोनेंट होता है, BT के पावर N जो हम लोग पढ़े हैं, ये N का वैल्यू है। तो ये ऑप्टिमम स्पीड हो गया। तो ऑप्टिमम स्पीड बराबर ही हो जाएगा कि ये C ऑप्टिमम टूल लाइफ के पावर N। तो यहाँ पर ये टर्म जो है ऑप्टिमम टूल लाइफ हो गया। तो टूल ऑप्टिमम कितना हो गया, CE/CM प्लस TC 1/n-1। तो ये ऑप्टिमम टूल लाइफ हो गया, है ना, और ये ऑप्टिमम कटिंग स्पीड हो गया। तो इससे हम इस फॉर्मूला को बस केवल याद रखेंगे इसमें, है ना, बाकी डेरिवेशन की इसमें जरूरत नहीं है।